नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। अभी आईबीपीएस क्लर्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 10,277 वैकेंसीज है और ये सारी की सारी वैकेंसीज फ्रेशर के लिए है। अगर आप फ्रेशर हो, अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हो, किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या 21 अगस्त के पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में आ सकता है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए आईबीपीएस क्लर्क डिटेल्ड नोटिफिकेशन बाय सचिन सर ऐसा गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, ये सारी चीजें मैं यहां पर शेयर करने वाला हूं। अगर आपने इससे पहले फॉर्म फिलअप किया भी है, इससे पहले कुछ और एग्जामिनेशंस के लिए आपने अप्लाई भी किया है, तो भी ये वीडियो एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग जान लीजिए। सबसे पहली चीज, आप एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हो। 1 अगस्त 2025 यानी आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 21 अगस्त 2025 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 21 तारीख तक का इंतजार मत करना, मैक्सिमम 16 या 17 तारीख तक आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। क्योंकि आखिरी आखिरी में क्या होता है, खुदा ना खास्ता करे कि अगर कुछ इश्यूज आखिरी टाइम पे आ जाते हैं, सर्वर इशू, टेक्निकल इशू, और हमारा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह जाता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए 16-17 तारीख तक अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। इस बार जो सबसे पहला चेंज हुआ है वो एडिट विंडो को लेकर है। पहले क्या होता था, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती रहती थी और हम फाइनली उस एप्लीकेशन को सबमिट करते थे, तो फिर उस एप्लीकेशन में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। इस बार वो फैसिलिटी यहां पर दे दी गई है। एडिट विंडो आपको दी जाएगी 21 अगस्त के बाद। आमतौर पे ये 2 से 3 दिन का एडिट विंडो रहेगा। उन 2 से 3 दिनों में आप अपने एप्लीकेशन में चेंजेस कर सकते हो। पर इस एडिट विंडो को लेकर इधर स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एडिट विंडो में सारी की सारी जानकारी आप चेंज नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एडिट विंडो में भी आप चेंज नहीं कर सकते। वो क्या इंफॉर्मेशन है आगे डिस्कस करूंगा। एडिट विंडो अगर आप इस्तेमाल करते हो, आप अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई करते हो, तो फिर आपको वहां पर फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी फीस है वो आगे डिस्कस करूंगा, और ये फीस सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप एडिट विंडो अगर यूज कर रहे हो तो आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा कि हम पहली दफा ही फॉर्म को सही से फिल करें और इस एडिट विंडो की हमें जरूरत ना ही पड़े, है ना। तो इसीलिए अब मैं आगे चलते हैं। एडिट विंडो में सबसे पहली चीज क्या है, सिर्फ उन कैंडिडेट्स को एडिट विंडो का एक्सेस मिलेगा जिन कैंडिडेट्स ने 21 अगस्त से पहले पहले अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके बाद एडिट विंडो आपको मिलेगा। मतलब ये नहीं कि 21 तारीख तक आपने फॉर्म फिल कर दिया और पेमेंट नहीं किया और एडिट विंडो में जाके आप पेमेंट करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। एडिट विंडो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 21 से पहले अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स को इंफॉर्मेशन करेक्ट और रीसबमिट करने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक बार आप ये चीज कर सकते हो। एडिट विंडो में आप सिर्फ एक बार अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो। ये नहीं कि अब कर दिया, पेमेंट कर दिया और फिर कुछ याद आ गया, नहीं। एडिट विंडो में आपको जो भी चेंजेस करने हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार कर सकते हो। उसके बाद डेटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, ओरिजिनल एप्लीकेशन नेम। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। एडिट विंडो में आप अपना नाम बदल नहीं सकते हो। जो नाम आपने पहले डाला है वही नाम रहेगा, स्पेलिंग वगैरह कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा। जो स्पेलिंग पहले डाला है वही रहेगा। ईमेल आईडी आप अपना चेंज नहीं कर सकते हो। मोबाइल नंबर आप अपना चेंज नहीं कर सकते हो। स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपने अप्लाई किया है, जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, वो आप एडिट विंडो में चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब आपने पहले महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया, फिर बाद में आपको लगा नहीं यार मुझे तो एमपी से अप्लाई कर देना चाहिए था, मैं एडिट विंडो में जाके अपना स्टेट ऑफ एप्लीकेशन एमपी कर देता हूं, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें हैं जो आप एडिट विंडो में चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आपका एड्रेस जो होगा, उस एड्रेस में आपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो डाली है वो आप चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। उसके अलावा पोस्ट, तो खैर पोस्ट चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास होता भी नहीं है वैसे। नेशनलिटी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। ये ठीक है, थोड़ा सा ये अगर इसको सबसाइड भी कर दे हम तो बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट है। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूनियन टेरिटरी और स्टेट हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उनको पहली ही बार बहुत अच्छे से समझ के भर देंगे। उसके बाद आपको 200 रुपए का फी देना पड़ेगा अगर आप एडिट विंडो इस्तेमाल करते हो। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको 200 रुपए का एडिट विंडो यूज करने का फीस देना पड़ेगा, ठीक। और ये सारे कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। अगर एडिट विंडो यूज नहीं करते हो तो फिर आपको ये कोई फीस देना नहीं है। अब एक्चुअल फॉर्म फिलिंग शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ चीजें होनी जरूरी है। वो चीजें एक बार आप लोगों ने इकट्ठा कर लेनी है और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। एक फॉर्म एक्चुअली में मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा, तो यहां पर आप वो सारी की सारी चीजें देख सकते हो। आपके पास आपका एक लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, है ना। एसएससी का या उससे इक्विवेलेंट किसी भी एग्जामिनेशन का मार्कशीट का फोटो होना चाहिए, उसका स्कैन्ड कॉपी हमें अपलोड करना है, ठीक है। और ग्रेजुएशन के फाइनल परसेंटेज आप लोगों को चाहिए होंगे और उसकी डेट ऑफ पासिंग भी आपको चाहिए होगी। आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है, कौन सी तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आया, वो डेट और आपके परसेंटेज। इसके अलावा आपके जिस सिस्टम से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस सिस्टम पे वेबकैम होना जरूरी है। अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हो तो उसमें वेबकैम होना जरूरी है, लैपटॉप से कर रहे हो तो वेबकैम होना जरूरी है। इनकेस नहीं है, इनकेस नहीं है तो आप फोन से भी अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। उसका क्या प्रोसीजर है, जब फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहां पर कौन कौन सी चीजें किस किस डायमेंशन में चाहिए ये अच्छे से समझ लेना। हमारा जो फोटो होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए और फोटो प्लेन बैकग्राउंड पे होना चाहिए, है ना। पीछे वादियां है और उन वादियों में अपना फोटो गॉगल डाल के लिया है, नहीं चलेगा। तो लेटेस्ट जो भी फोटो होगा प्लेन बैकग्राउंड पे वो फोटो हम लोग अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। फोटो के डायमेंशंस 200 बाय 230 पिक्सल्स होने जरूरी है। फोटो की जो भी साइज होगी वो 20 से 50 केबी के बीच में होनी जरूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, इस साइज में हमारे पास फोटो आती ही नहीं, खास करके जब हमने वो फोटो कैमरे से खींची है, फोन से खींची है। तो फिर इस डायमेंशन में फोटो लाने के लिए आपको एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट कौन सी है ये आगे आपको मैंने बताया हुआ है। तो सारे की सारी चीजें स्पेसिफिक डायमेंशन में कैसे लानी है वो प्रोसीजर भी मैंने आप लोगों के साथ आगे इसी वीडियो में शेयर कर दिया है। उसी को लेकर मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं, ठीक। अगर आपके पास स्कैनर है, आप फोटो, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हो, दी बेस्ट केस सिनेरियो। अगर स्कैनर नहीं है, अपने फोन से साफ सुथरी फोटो खींच लो और उसको अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन ये है, सिग्नेचर कंपलसरी ब्लैक इंक पे होनी चाहिए, प्लेन व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक में सिग्नेचर होनी चाहिए। फिर से एक बार बता रहा हूं, सिग्नेचर प्लेन व्हाइट पेपर ब्लैक इंक से आपकी चाहिए। डायमेंशन जो है सिग्नेचर का जो भी फोटो होगा 140 बाय 60 पिक्सल्स का होना जरूरी है। सिग्नेचर का जो भी फोटो होगा उसकी साइज 10 केबी से 20 केबी के बीच में होनी जरूरी है, जो होती नहीं है। तो इसको हम इस साइज में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे आगे डिस्कस किया है। आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा नाम सचिन है, लियो भैया ये है मेरा सिग्नेचर, बिल्कुल नहीं चलेगा। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर अलाउड नहीं है। जो भी फाइल्स आप लोग अपलोड करोगे वो सारी की सारी फाइल्स जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी जरूरी है, चाहे फोटो हो, सिग्नेचर हो, थंब इंप्रेशन हो या और कुछ हो। थंब इंप्रेशन के बारे में अगेन, जो भी फोटो होगा वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना जरूरी है। 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर उसके डायमेंशन जरूरी है। अगर हम पिक्सल में बात करते हैं तो 240 पिक्सल्स बाय 240 पिक्सल इसके डायमेंशन होने जरूरी है। थंब इंप्रेशन का जो भी साइज होगा वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना जरूरी है। थंब इंप्रेशन भी अगेन प्लेन व्हाइट पेपर ब्लैक इंक, प्लेन व्हाइट पेपर ब्लैक इंक से हमारा थंब इंप्रेशन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। ओके, तो उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है जो आपको अपने हाथों से प्लेन पेपर पे लिखना है, प्लेन व्हाइट पेपर पे। क्या लिखना है आगे मैं बता रहा हूं, बट इसमें जो भी पैराग्राफ लिखना है वो साफ साफ लिखा है, क्लियरली ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक।
प्लेन वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखना है, और वो जो सारी चीजें हैं वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। ओके वो सारी की सारी चीजें जो आप लिखोगे वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। ओके उसके बाद आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो भी फोटो अपलोड कर वो जेपीजी फॉर्मेट में होना जरूरी है। इसके डायमेंशंस 800 बाय 400 पिक्सल्स होने जरूरी है, और साइज अगर मैं बात करूं 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर की इसकी साइज होनी जरूरी है। ओके अब क्या टेक्स्ट आपको लिखना है, ये टेक्स्ट आपको लिखना है आई, इधर आएगा आपका नाम, आई आपका नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये as it is पैराग्राफ आपको प्लेन व्हाइट पेपर ब्लैक इंक पे लिखना है। आई सचिन भगवान आडेकर hereby declare that as it is, सारा कॉपी करना है। इधर बस आपका नाम आएगा, ये नेम ऑफ द कैंडिडेट आप नहीं लिखोगे, इधर आपका नाम जो भी होगा लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया। अब ये सारी चीजें आपने इकट्ठा कर ली। अगर आपके पास ये सारी चीजें जमा हो गई है तो अब हम फॉर्म फिलअप के अगली प्रोसीजर अगली स्टेप पर चलेंगे। उसके लिए मैं चलता हूं स्क्रीन पर। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है और उसके लिए आपको ivps.in इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद जैसे ही आप इधर स्क्रॉल करके नीचे आओगे, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP CSAXV, ये आपको इधर दिख जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक नोटिफिकेशन और एक अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक आपको दिखेगा। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करोगे ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपनी लॉगिन प्रोसेस शुरू करनी है। लॉगिन प्रोसेस शुरू करने से पहले हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। तो वो डॉक्यूमेंट्स को हम स्पेसिफाइड डायमेंशंस में कैसे ला सकते हैं, तो इस वेबसाइट की मदद से ला सकते हैं, countingcharacters.com। तो countingcharacters.com, ये आपको वेबसाइट लिखने के झमेले में मत पड़ो, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे पिंड कमेंट में दे दूंगा। आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको जो भी अपना फोटो रिसाइज करना है उसको चूज करना है। तो यहां पर मैं अपने फोटो को सिलेक्ट करता हूं और अपलोड करता हूं। चूज एन इमेज टू रिसाइज में मैं गया और यहां पर मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया। ओके तो जैसा कि आप देख पा रहे हो फोटो अपलोड करने के बाद इधर दिख जाएगी जो फोटो आपने अपलोड की है। अब इधर हमें डायमेंशंस डालने हैं। इधर डायमेंशन px मतलब पिक्सल्स। तो जो भी डायमेंशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं उसमें पिक्सल्स के जो डायमेंशंस थे उधर डालने हैं। अब जैसे फोटो के लिए क्या डायमेंशंस दे रखे थे, 200 बाय 230 पिक्सल्स, तो 200 पिक्सल्स और हाइट रहेगी 230 पिक्सल्स की। तो इधर मैं डायमेंशंस डाल दूंगा, px माने पिक्सल्स, रिसाइज इमेज पे क्लिक कर दूंगा और ये इमेज रिसाइज होके इधर अवेलेबल हो जाएगी। अब डाउनलोड रिसाइज्ड इमेज पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इमेज डाउनलोड करने के बाद फोटो हमें चाहिए था 20 KB से 50 KB के बीच में, पर जैसे कि मैं इधर देख पा रहा हूं मेरा फोटो सिर्फ 8.5 KB का बना है। आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ ये वाला सिनारियो हो सकता है। 8.5 KB का फोटो IBPS का वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली 20 KB से ज्यादा और 50 KB से कम उसकी साइज चाहिए थी। अब साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से वो फोटो अपलोड कर दूंगा, है ना, चूज फाइल टू रिसाइज, मैं वो फोटो फिर से अपलोड कर दूंगा। अब इधर जो डायमेंशंस मैंने पहले डाले थे उन डायमेंशंस को मैं प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा। जैसे पिक्सल्स में विड्थ मैंने डाला था 200, उधर मैं डाल दूंगा 400। विड्थ मैंने 2 गुना कर दी तो हाइट भी मैं 2 गुना ही करूंगा। 230 था, मैंने इधर 460 कर दिया। तो इस पे मैं फिर से रिसाइज इमेज पे क्लिक कर दूंगा, इमेज रिसाइज हो जाएगी। इमेज रिसाइज होने के बाद यहाँ पर मैं जो भी रिसाइज्ड इमेज है डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं देख पा रहा हूँ मेरी फोटो 23 KB 23.8 KB की बन चुकी है जो डिजायर्ड फॉर्मेट में है। इसका मतलब अब वो फोटो अपलोड करने के लिए रेडी है। अगर आपकी बात फिर भी नहीं बनती, फिर भी 20 KB से कम साइज रहती है, तो आप 200 का 3 गुना 600 और 230 का 3 गुना हाइट इधर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रोपोर्शनेटली हाइट और विड्थ इधर बढ़ाते चल सकते हो। तो अगर ये चीजें क्लियर है तो फिर अब हम आते हैं
रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप इस पेज पे आते हो, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो फटाफट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपकी ये इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ओके पे क्लिक करोगे, आप आगे चलोगे। अब आगे यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो ब्राउज में जाके आपने जो भी फोटो का डायमेंशन चेंज कर लिया था वो यहाँ पे अपलोड करना है। अब अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कैप्चर फोटो, जिस किसी भी डिवाइस से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस डिवाइस को अगर कैमरा अटैच्ड है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। पर आपके उस डिवाइस पर अगर कैमरा अटैच नहीं है तो आप इधर क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू स्कैन। ये जो भी बारकोड आएगा, ये बारकोड आप अपने फोन के कैमरे से स्कैन कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको स्कैन कर लोगे, आप एक लिंक पर पहुंच जाओगे, उधर आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलेगा। अब कैप्चर फोटो पर आपको अपना एक सेल्फी यहां पर अपलोड कर देना है। जैसे आपसे बात करते करते मैंने यहां पर अपनी फोटो अपलोड कर दी है। वो जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं वो तुरंत ही आपको इधर देखने को मिल जाएगी। तो ये जैसे ही फोटो अपलोड हो जाता है, आपको इधर आई कंफर्म पे क्लिक करना है और फिर आप क्या करोगे, यहां पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करोगे। तो ये सिग्नेचर आपने जो भी चेंज करी हुई थी, मतलब डायमेंशंस, उसको अपलोड करना है। उसके बाद आई कंफर्म पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, तो जल्दी से ये बेसिक डिटेल्स फिल कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इधर एक बात पे ध्यान देना, नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे, फिर एडिट विंडो में भी इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब यहां पर आप लोगों से अटेम्प्ट पूछे जाएंगे। अब आईबीपीएस के अटेम्प्ट, आईबीपीएस क्लर्क के अटेम्प्ट्स आपने इससे पहले जितनी भी बार प्रीलिम्स दे रखी है ना, वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल प्रीलिम्स दे रखी है तो यहां पर आप 14 कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और आप यहां पर मल्टीपल एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल प्रेस करते हुए। ओके, अब यहां पर आपने 1 2 3 4 5 6 एग्जामिनेशन सिलेक्ट करे हैं, तो इधर आपका 6 नंबर आना चाहिए। इस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट्स को फिल करोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही फिल हो जाएगी, 7 नेक्स्ट करना है और अगले पड़ाव पे पहुंचना है। अब यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिलअप करने हैं। तो आपने एसएससी और ग्रेजुएशन कहाँ कैसे क्या क्या कंप्लीट किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपडेट करनी है। जल्दी से फिल कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना। अब यहाँ पर हमें बैंक प्रेफरेंस डालना है। बैंक प्रेफरेंस डालने के लिए आप अपने पसंद की बैंक सबसे ऊपर रख सकते हो। बैंक प्रेफरेंस का और आपके सिलेक्शन का वैसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन होता नहीं है। अब जो भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेस महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत ज़्यादा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र फाइनेंशियली अच्छा भी कर रहा है। तो बैंक का प्रेफरेंस चूज करने के लिए 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हो सकता है? ओके, तो बैंक का प्रेफरेंस डालने के लिए क्राइटेरिया हो सकता है उस बैंक की ब्रांचेस कौन से एरिया में ज्यादा है और वो बैंक फाइनेंशियली कैसे कर रही है। तो जो बैंक्स फाइनेंशियली अच्छी कर रही है वो आप लोग पहले नंबर पर डाल सकते हो। ओके, तो यहां पर मैंने अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लिया, उसके बाद कैनरा बैंक चूज कर लिया, उसके बाद पंजाब एंड नेशनल बैंक चूज कर लिया, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक मैंने चूज कर लिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर मैंने फिर चूज कर लिया। तो ऐसे आप अपने बैंक के प्रेफरेंस आपके चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। जिस सीक्वेंस से आप इधर टिक करते जाओगे उस सीक्वेंस से ब्रांचेस यहाँ बैंक्स यहाँ पर आते जाएंगे। सारी चीज़ हो जाएगी तो वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है, वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे चलना है। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आ जाओगे, आपको इधर ये 3 चेक बॉक्सेस दिखेंगे, जिसमें पहला चेक बॉक्स आपको कंपलसरी टिक करना है। अब इन दोनों में से किसी एक चेक बॉक्स को आपको टिक करना है। पहला चेक बॉक्स आप तब टिक करोगे, I confirm that name as filled in me an application form exactly matches with the name in my ID proof। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा हुआ नाम आपके आईडी प्रूफ से एग्जैक्ट मैच करता है तो आप इसको टिक करोगे। अगर वैसा सिनारियो नहीं है
आपके आईडी का नेम और आपने फॉर्म फिल में किया हुआ नेम अलग है तो आप इस पे टिक करोगे। ठीक, तो दोनों में से किस बॉक्स पे आप टिक कर रहे हो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनकेस आपके आईडी का नाम और आपके फॉर्म का नाम अलग है तो आपको जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो एग्जामिनेशन में ले जाने होंगे। फिर फाइनली आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आप अगले पड़ाव पे पहुंच जाओगे। तो अगला स्टेप है, यहाँ पर हम लोगों को अपना थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर रहा हूँ। ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद मैंने हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड कर दिया। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अपलोड हो गया है। उसके बाद मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट इधर अपलोड करने वाला हूँ। तो 10th स्टैंडर्ड का मेरा मार्कशीट इधर मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर मेरा जो 10th का मार्कशीट बचा था वो 10th का मार्कशीट भी मैंने अपलोड कर लिया है। अब इसमें एक झोल है कि सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ अपलोड हो रही है। तो 10th का मार्कशीट आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना होगा। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप गूगल पे सर्च करोगे इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, तो आपको ये फाइल पीडीएफ में भी मिल जाएगी। ओके, तो ये वाला जो रिजल्ट है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद फाइनली यहां पर आपको ये चेकबॉक्स टिक करना है और डिजी लॉकर का आप एक्सेस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो ये आपको इधर यस और नो पे क्लिक करना है। ठीक, तो यहां पर मैं इसको फिलहाल नो पे क्लिक करके आगे चल रहा हूं। तो यहां पर डिजी लॉकर का एक्सेस मैंने नो करके आगे बढ़ा है। तो X5S8P जो भी कैप्चा था उस कैप्चा को डालूंगा, 7 नेक्स्ट करूंगा तो पेमेंट विंडो पे पहुंच जाऊंगा। ओके, तो फाइनली आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जब आप पेमेंट कर दोगे। तो अब यहां पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो एक मैसेज आ जाएगा उस मैसेज को आपको सेव करके रखना है और एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के रख देना है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब आप करेंगे तैयारी। तैयारी करने के लिए 2 रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला फ्री रिसोर्स और दूसरा पेड रिसोर्स। फ्री रिसोर्स में आपके रीजनिंग इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल्स। तो पजल्स के सारे रूल मैंने इस सेशन में कवर कर दिए हैं। ये 13 घंटे का सेशन है, YouTube पर अवेलेबल है। YouTube पर आपको सर्च करना है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। इस 13 घंटे के लेक्चर में मैंने सारे के सारे पजल के रूल्स कवर कर दिए। वो रूल्स समझने के बाद आपको 40 आवर्स पजल्स बाय सचिन सर YouTube पे सर्च करना है। 40 घंटे के पजल्स के प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे 53 आवर्स का कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube पे मिल जाएगा जिससे आपका पजल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फ्री रिसोर्स की मैंने बात करी। अगर आप पेड रिसोर्स फॉलो करना चाहते हो तो बैंक महापैक बेस्ट रिसोर्स है। बैंक महापैक में 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो अगले 1 साल में आने वाली सारी बैचेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। अभी फिलहाल आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट करते हुए टारगेट आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस ये बैच चल रही है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिल जाती है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड भी रहेगी, साथ में क्लास के नोट्स भी आपके पास रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए डीपीबीज मिलेंगे और अगर कुछ डाउट आता है तो वो डाउट क्लियर करने के लिए 24/7 डाउट प्लेटफॉर्म भी आप लोगों के पास रहेगा। तो ये 2 रिसोर्सेज है जहां से आप अपने तैयारी को सिलेक्शन तक ले जा सकते हो। आपके प्रिपरेशन को लेकर या इस नोटिफिकेशन को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं या मेरी टीम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।